प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आपको सबको विदित है, कल कक्षा 12 के विज्ञान वर्ग के परिणाम में हमारे थानागाजी में ज्योति एकेडमी संस्थान ने फिर से एक बार कीर्तिमान स्थापित किया है। यशवंत तोनगिरिया 97.20% और कुणाल सोनी 96.80% बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आप सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और क्षेत्र के सभी समस्त लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। और कक्षा 10 की जो ऑनलाइन क्लासेज जो सुचारू रूप से चालू है, ये आपके लगभग 2 महीने आपके कंप्लीट हो रहे हैं ऑनलाइन क्लासों को, जिसमें अपन कक्षा 10 के विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है, इसमें अपन ने कई लेसनों का अध्ययन किया है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन ने 15वां लेसन स्टार्ट किया था, जिसका नाम है पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इस चैप्टर के अंतर्गत हमने अब तक पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में अध्ययन किया और उसके बाद अपन ने पृथ्वी की संरचना का अध्ययन किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरू करेंगे विवर्तनिक शक्तियां। विवर्तनिक शक्तियां, ये अपना अगला टॉपिक होगा। और विवर्तनिक शक्तियों में अपन 2 शक्तियों का अध्ययन करेंगे, जैसा कि अपन ने पूर्व में एक डायग्राम के द्वारा समझा था कि विवर्तनिक शक्तियां 2 प्रकार की होती है, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां और बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा मैं आपको बताऊं कि कुछ शक्तियां ऐसी होती है जो पृथ्वी की सतह को निरंतर बदलने के लिए क्रियाशील रहती है। जैसा अपन एक उदाहरण के द्वारा इसको समझे, तो आज जो विशाल हिमालय पर्वत है, उसके स्थान पर किसी समय टेथिस नाम का सागर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ शक्तियां ऐसी होती है जो पृथ्वी की सतह को एक रूप में नहीं रहने देती, जैसा कि हम देखते हुए आ रहे हैं। अर्थात सीधी सी परिभाषा बनती है कि ऐसी शक्तियां जो पृथ्वी की सतह को निरंतर बदलने के लिए क्रियाशील रहती है, ऐसी शक्तियां विवर्तनिक शक्तियां कहलाती है। अब प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी के सतह पर 2 प्रकार की विवर्तनिक शक्तियां हमेशा कार्यशील रहती है। सबसे पहले नंबर के ऊपर आती है आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां। और इसी प्रकार सेकंड नंबर के ऊपर आपकी आती है बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। तो पहले हम अध्ययन करेंगे आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों का, उसके बाद अपन अध्ययन करेंगे बाह्य विवर्तनिक शक्तियों का। प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक में से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 2017 के पेपर में 3 नंबर का सीधा प्रश्न पूछा गया था कि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां किसे कहते हैं। कोई 2 आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों को समझाइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां कहते किसे हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बताएंगे कि ऐसी शक्तियां जो पृथ्वी के अंदर रहकर कार्य करती हैं, अर्थात हमें बाहर से दिखाई नहीं देती, ऐसी शक्तियां प्यारे विद्यार्थियों आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां कहलाती हैं। तो ऐसी शक्तियां जो पृथ्वी के अंदर रहकर कार्य करती है और हमें बाहर से दिखाई नहीं देती, उन्हें आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां कहते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की जो उत्पत्ति जो हुई है, ये कैसे हुई है? भूगर्भ में जो चट्टानें स्थित है, भूगर्भ में जो क्या स्थित है? चट्टानें। इन चट्टानों के फैलने और सिकुड़ने, चट्टानों के बार बार फैलने और किसके कारण? सिकुड़ने के कारण। बताओ किन शक्तियों की उत्पत्ति होती है? तो अपन बताएंगे आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की उत्पत्ति होती है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी। इसी प्रकार भूगर्भ में स्थित चट्टानों के फैलने सिकुड़ने से और भूगर्भ में स्थित गर्म तरल पदार्थ जिसको अपन बोल दो मैग्मा या अपन बोलते इसको लावा। तो
तो गर्म पदार्थ मैग्मा या लावा के स्थानांतरण के कारण भी बताओ किस शक्तियों की उत्पत्ति मानी जाती है? तो आप बताओगे आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की। तो प्यारे विद्यार्थियों, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां किसे कहेंगे? तो आप बोलोगे ऐसी शक्तियां जो पृथ्वी के अंदर रहकर कार्य करती है और हमें बाहर से दिखाई नहीं देती है, उन्हें आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां कहते हैं। इन शक्तियों की उत्पत्ति भूगर्भ में स्थित चट्टानों के फैलने और सिकुड़ने से होती है और भूगर्भ में स्थित गर्म तरल पदार्थ मैग्मा या लावा के स्थानांतरण से होती है। अब प्यारे विद्यार्थियों, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां भूगर्भ पर दो रूपों में कार्य करती हैं। तो अब वो कैसे? तो ध्यान देगा, जब आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां भूगर्भ के लंबवत कार्य करें, लंबवत जिसको अपन बोलते हैं वर्टिकल, और एक होता है क्षितिज, क्षैतिज को अपन बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। तो जब आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां भूगर्भ के लंबवत कार्य करती है तो पृथ्वी का कुछ भाग या तो ऊपर उठ जाता है या फिर क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। कब? जब भी वो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां भूगर्भ के यदि लंबवत कार्य करती हैं तो पृथ्वी का कुछ भाग या तो ऊपर उठ जाता है या ऊपर उठा हुआ भाग क्या हो जाता है, नीचे धंस जाता है। इसी के कारण किनकी उत्पत्ति होती है? तो हम बताएंगे जैसे पठार है, मैदान है, समुद्र है, इनकी उत्पत्ति होती है। किस कौन सी शक्तियों के कारण? तो आप बताओगे जब आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां भूगर्भ के कैसे काम करती है, लंबवत। और प्यारे विद्यार्थियों, जब आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां भूगर्भ की कौन सी दिशा के अंदर काम करती है, क्षितिज दिशा में जब काम करती है तो प्यारे विद्यार्थियों क्या उत्पन्न होती है, तरंगे। क्या उत्पन्न होती है? तरंगे उत्पन्न होती है। और तरंगों के कारण भूपृष्ठ की जो चट्टानें होती है, अर्थात भूमि के ऊपर या पृष्ठ पर जो चट्टानें होती है उनमें भारी उथल पुथल होती है। साथ ही बताओ पृथ्वी के ऊपर क्या पड़ जाते हैं, वलन पड़ जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने बात की आंतरिक, सबसे पहले अपना टॉपिक था विवर्तनिक शक्तियां। तो ऐसी शक्तियां जो पृथ्वी की सतह को निरंतर बदलने के लिए क्रियाशील रहती है वो विवर्तनिक शक्तियां कहलाती है। प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी की सतह पर दो प्रकार की विवर्तनिक शक्तियां सदैव काम करती है। पहले नंबर पे आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां और दूसरी होती है आपके बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। पहले अपन अध्ययन कर रहे हैं आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों का। तो ऐसी विवर्तनिक शक्तियां जो पृथ्वी के अंदर रहकर कार्य करती है और हमें बाहर से दिखाई नहीं देती है, उन्हें हम आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां कहते हैं। इन आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की उत्पत्ति भूगर्भ में स्थित चट्टानों के बार बार फैलने और सिकुड़ने से और गर्म तरल पदार्थ मैग्मा या लावा के स्थानांतरण से हुई है। अब यदि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां यदि भूगर्भ के लंबवत काम करती हैं तो पृथ्वी का कुछ भाग या तो ऊपर उठ जाता है या ऊपर उठा हुआ भाग नीचे हो जाता है, जिससे पठार, मैदान, समुद्र आदि का निर्माण होता है। और यदि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां भूगर्भ के क्षैतिज दिशा में काम करती हैं तो इससे तरंगे उत्पन्न होती हैं और इन तरंगों के कारण भूपृष्ठ की चट्टानों में भारी उथल पुथल होती है और साथ ही भूमि पर क्या पड़ जाते हैं, वलन पड़ जाते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के रूप में अपन चार इसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में पहला प्रकार लेंगे ज्वालामुखी। सबसे पहला प्रकार हो गया ज्वालामुखी। भाई आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां ये हमें बाहर से दिखाई नहीं देंगी। सेकंड नंबर पे अपन अध्ययन करेंगे भूकंप। इसी प्रकार थर्ड नंबर पे अपन अध्ययन करेंगे प्यारे विद्यार्थियों सुनामी। और फोर्थ नंबर पे अपन अध्ययन करेंगे सृजनात्मक एवं प्राकृतिक बल। सृजनात्मक एवं प्राकृतिक बल। तो प्यारे विद्यार्थियों, कई बार सीधा परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के कोई दो उदाहरण लिखिए, या आपसे यूं पूछ ले कि दो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों को समझाइए। तो अपने इन चारों में से आपको ध्यान रखना है, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में पहले नंबर पे आपके आती है ज्वालामुखी, सेकंड नंबर पे आपके आता है भूकंप, थर्ड नंबर पे आती है सुनामी और फोर्थ नंबर के ऊपर आपके आते हैं सृजनात्मक एवं प्राकृतिक बल। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम इन चारों
विवर्तनिक शक्तियों का अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद हमारी आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में सेकंड नंबर पे स्टार्ट करेंगे बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं अपन ज्वालामुखी से। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी को विदित है कि ज्वालामुखी में क्या होता है, जब ज्वालामुखी आते हैं तो भूगर्भ के अंदर क्या होती है, हलचल होती है और गर्म तरल पदार्थ लावा क्या निकलता है, बाहर। अर्थात ज्वालामुखी जब आते हैं तो ये भूपटल से मतलब हो गया जो पृथ्वी की सतह है, जो पृथ्वी की ऊपर की पटल है। तो जब ज्वालामुखी आते हैं तो ये भूपटल को फोड़कर उससे क्या निकलती है, गैसें, राख, वाष्प, इसके अलावा धूल मिट्टी के कण। अर्थात जब ज्वालामुखी आते हैं तो ये भूपटल को फोड़कर इनसे गैसें, राख, वाष्प, धूल मिट्टी के कण आदि का क्या निकलता है, तो आदि का गुब्बारा निकलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि अपने चित्र के द्वारा इसको समझते हैं कि सपोज कीजिए ये पृथ्वी की बहुत सारी परतें हैं। अब जब ये लावा आता है तो एक नली के रूप में ऊपर की ओर उठता है और ये चारों ओर एक गुब्बारे के रूप में क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसमें धूल, मिट्टी, गैसों के क्या होते हैं, कण होते हैं। तो जब ज्वालामुखी आता है तो भूपटल को फोड़कर इससे गैसें, राख, वाष्प, धूल मिट्टी के क्या निकलते हैं, कण निकलते हैं, गुब्बारा। कई बार क्या होता है, अति तप्त चट्टानों से मतलब ये हो गया कि जब भूमि के अंदर ऊष्मा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो ऊष्मा ज्यादा हो जाने के कारण चट्टानें अत्यधिक ताप में क्या हो जाती है, तप्त, लाल रंजित द्रव हो जाती है। तो कई बार अति तप्त चट्टानों के रूप में बताओ क्या बाहर निकलने लगता है, लावा बाहर निकलने लगता है। और ये लावा एक नली के रूप में ऊपर की ओर दाब लगाता हुआ बाहर की ओर निकलता है और बहने लगता है। इस लावा के कारण आसपास की वनस्पतियां, आसपास के जीव जंतु, पशु अर्थात जान माल की क्या होती है, हानि होती है। जितनी दूरी तक ये ज्वालामुखी का लावा संचरित होता है उन स्थानों के ऊपर पेड़ पौधे जलकर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और जान माल की अत्यधिक हानि होती है। प्यारे विद्यार्थियों, ज्वालामुखी के मुख से क्या निकलती है, ज्वालाएं। इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, ज्वालामुखी। या आप सीधा सा यूं भी कह सकते हो कि भूमि के मुख से या पृथ्वी की सतह से ज्वालाएं निकलने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, ज्वालामुखी। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ ज्वालामुखी तो निरंतर क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, अर्थात हमेशा उससे लावा निकलता रहता है। कुछ ज्वालामुखी रुक रुक कर सक्रिय रहते हैं और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सदा के लिए सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा के लिए क्या भी हो जाते हैं, बंद भी हो जाते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, ज्वालामुखी कहाँ स्थित होते हैं, तो ज्वालामुखी अधिकांशतः नियमबद्ध मेखलाओं में सबसे ज्यादा सर्वाधिक होते हैं। इसके अलावा एशिया महाद्वीप के तटीय भागों में सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ज्वालामुखी नियमबद्ध मेखलाओं और इसके अलावा एशिया महाद्वीप के तटीय भागों में सर्वाधिक आते हैं। अब ज्वालामुखी से कुछ तो क्या होती है, हानियां, और कुछ क्या होते हैं, वही लाभ भी होते हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि बताओ ज्वालामुखी से क्या क्या हानियां होती है, तो आपका सीधा सा आंसर होगा कि ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे से पेड़ पौधे, जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, जान माल की अत्यधिक क्या होती है, हानि होती है। अगर अपन बात करें किसकी, लाभ की, तो प्यारे विद्यार्थियों, ज्वालामुखी से लाभों के अंदर अपन देखें तो पहला लाभ यह है कि ज्वालामुखी से या ज्वालामुखी के लावा के जब ठंडा होने के बाद जो मिट्टी होती है वो मिट्टी कैसी पाई गई है, उपजाऊ पाई गई है। अर्थात
इसमें अनेक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं, जिससे कृषि पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। तो सीधी सी बात हो गई, ज्वालामुखी के लावा से जो मिट्टी पाई गई है वो उपजाऊ होती है। नंबर 2 बात, ज्वालामुखी के जो लावा होता है, इस लावा में अनेक महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे बोरिक अम्ल हो गया, गंधक हो गया। इसके अलावा कुछ कीमती धातुएं होती है, कुछ कीमती क्या होती है, धातुएं होती है। प्यारे विद्यार्थियों, जो गर्म पानी के जो झरने बनते हैं, गर्म पानी के जो झरने बनते हैं, वो भी किसकी देन है, ज्वालामुखी की ही क्या है, देन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में अपन ने पहला पढ़ा ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी में अपन ने क्या क्या देखा, एक बार ध्यान से देखो। जब ज्वालामुखी आते हैं तो ये भूपटल को फोड़कर इनसे गैसें, राख, वात, धूल मिट्टी के कणों का गुब्बारा निकलता है, और कई बार तो अति तप्त चट्टानें पिघलकर लावा के रूप में बाहर निकलती है। और यह लावा एक दाब के रूप में नली के द्वारा ऊपर की ओर निरंतर क्या होता है, बाहर की ओर निकलता रहता है। और इससे, इस लावा से वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी को हानि होती है, अर्थात इससे जान माल दोनों की हानि होती है। अच्छा, पृथ्वी के मुख से ज्वालाएं निकलने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, ज्वालामुखी। कुछ ज्वालामुखी निरंतर सक्रिय रहते हैं, कुछ ज्वालामुखी रुक रुक कर सक्रिय रहते हैं, और कई बार हमेशा के लिए सक्रिय रहे ज्वालामुखी क्या हो जाते हैं, हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। ज्वालामुखी नियमबद्ध मेखलाओं में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये एशिया महाद्वीप के तटीय भागों में भी पाए जाते हैं। अब ज्वालामुखी के हानि के साथ साथ कुछ लाभ भी है, क्योंकि ज्वालामुखी से जो मिट्टी जो तैयार होती है वो उपजाऊ होती है। ज्वालामुखी के लावा में बोरिक अम्ल, गंधक, कीमती धातुएं मिलती है, और गर्म पानी के झरने भी इसी के कारण बनते हैं। तो पहली आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां जिसका अपन ने अध्ययन किया उसका नाम है ज्वालामुखी। अब अपन दूसरी आंतरिक विवर्तनिक शक्ति की ओर चलते हैं, जिसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों भूकंप। अब भूकंप से सब आप अच्छे से परिचित हो, कई बार आपने भूकंप के बारे में खूब अच्छे से सुना होगा, इसके दुष्प्रभाव के बारे में आपने अच्छे से आपको विदित है। अब अपन चर्चा करते हैं भूकंप की। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा नाम से पता है, भूकंप शब्द से जो इसका जो अर्थ जो निकल कर आता है, भूकंप शब्द का जो अर्थ निकल कर आता है, इसका अर्थ होता है भू सतह का कंपन, या भू सतह का क्या करना, कंपन करना, हिलना। कंपन कह दो, हिलना कह दो। तो भूकंप शब्द से अर्थ है भू सतह का क्या करना, कंपन करना, अर्थात भूमि की सतह का हिलना। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिस स्थान से ये कंपन प्रारंभ होते हैं उसे आप बोलोगे कंप केंद्र, या इसको आप बोलोगे एपी सेंटर। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में प्रश्न पूछ रहे कि एपी सेंटर क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, जिस स्थान से कंपन प्रारंभ होते हैं उस स्थान को कंप केंद्र या एपी सेंटर कहते हैं। सपोज कीजिए भूकंप उत्पत्ति का केंद्र इस जगह पे है, इसको अपन बोलेंगे कंप केंद्र। अब इस कंप केंद्र से क्या संचरित होती है, तरंगे। अब ये तरंगे क्या होती है, सभी दिशाओं में क्या हो जाती है, ये फैलती है, और जितनी दूरी तक ये तरंगे संचरित होती है वहां तक भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। अब ये तरंगे नीचे से ऊपर की ओर, अर्थात ये भूमि की सतह हो गई, ये तरंगे नीचे से भूमि की ऊपर की सतह की ओर संचरित होती है, जिससे भूमि की सतह बार बार हिलने लगती है और हमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, भूकंप शब्द का अर्थ हो गया भू सतह का क्या करना, कंपन करना, और जिस स्थान से कंपन प्रारंभ होते उसे कंप केंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। कंप केंद्र के दोनों ओर भूकंप की तरंगे आगे की ओर बढ़ती, और ये तरंगे जब नीचे से ऊपर की ओर आती है तो हमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, भूकंप डिपेंड करता है तीव्रता पर। भूकंप का मापन डिपेंड करेगा किसके ऊपर, तीव्रता के ऊपर। अब प्यारे विद्यार्थियों, अगर अधिक तीव्रता का भूकंप आए
तो भूकंप के झटके हमें क्या होते हैं, अधिक महसूस करते हो। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमें भूकंप आने का पता ही नहीं लगता। इसका मतलब कई बार भूकंप की तीव्रता अत्यंत क्या होती है, कम होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, भूकंप को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो आप बताओगे भूकंप मापी। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि भूकंप की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाएगा, तो आप बताओगे रिएक्टर पैमाना। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान रखना है कि भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है, तो रिएक्टर पैमाने में। और भूकंप का मापन किससे किया जाता है, तो भूकंप मापी से। अब यदि अगर मैं आपसे ये कहूं, यदि मान लो कि यदि भूकंप 4 इकाई तक के हैं, यदि भूकंप 4 इकाई तक के हैं, तो ये भूकंप इनके जो झटके जो महसूस होंगे वो बिल्कुल न के बराबर होंगे। अगर इनकी तीव्रता बढ़कर मान लो 5.5 हो जाए, तो ये जो भूकंप होंगे ये प्रबल होंगे। लेकिन अगर इनकी तीव्रता कितनी हो, 6 हो, तो ऐसे भूकंप जो होंगे ये विनाशकारी होंगे। और अगर इनकी तीव्रता और बढ़कर यदि 7 इकाई तक हो जाए, तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसे भूकंप सर्वनाशी कहलाएंगे। अर्थात 4 इकाई तक के भूकंप जो होते हैं, इनके झटके हमें बहुत कम महसूस नहीं होते, अर्थात ये कम हानिकारक होते हैं। 5.5 इकाई तक के भूकंप प्रबल होते हैं, 6 इकाई तक के भूकंप विनाशकारी होते हैं, और 7 इकाई तक के भूकंप सर्वनाशी होते हैं। सर्वनाशी का मतलब हो गया कि इस इकाई तक के भूकंप में सब कुछ क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े पेड़ धराशायी होकर जमीन पे गिर जाते हैं, खंभे टूट जाते हैं, जान माल की अत्यधिक हानि होती है। अब प्यारे विद्यार्थियों, भूकंप का संबंध होता है भूगर्भ से, अर्थात पृथ्वी के गर्भ से। भूकंप का संबंध होता है भूगर्भ से। और वर्तमान में भूकंप की व्याख्या की जाती है प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर। प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि भूकंप की व्याख्या वर्तमान में किस सिद्धांत के आधार पर की जाती है, तो आपको बताना है प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर। जैसा कि अपन ने प्रारंभ में पढ़ा था कि पृथ्वी की सतह के नीचे 29 विवर्तनिक प्लेटें पाई जाती है। 29 विवर्तनिक प्लेटें होती है, और इनमें से 6 अधिक महत्वपूर्ण होती है। 6 अधिक क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। प्रकृति में समस्त जो भी घटनाएं घटित होती है, ये घटनाएं इन विवर्तनिक प्लेटों के किनारों पर घटित होती है। और इनके किनारे प्यारे विद्यार्थियों 3 प्रकार के होते हैं। एक आपके होते हैं संरक्षी, एक आपके होते हैं विनाशी। प्यारे विद्यार्थियों, पहले आपके हो गए संरक्षी, सेकंड नंबर के ऊपर हो गए विनाशी, और थर्ड नंबर के ऊपर आपके होते हैं संतुलित। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके विवर्तनिक प्लेटों के किनारे 3 प्रकार के हो गए, संरक्षी, विनाशी और क्या, संतुलित। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं वो विनाशी प्लेटों के किनारों पर आते हैं। अर्थात विनाशी प्लेटों के किनारों पर आए हुए भूकंप अत्यधिक परिणाम के होते हैं, और इनसे अत्यधिक क्या होती है, हानि होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने किसके बारे में अध्ययन किया, भूकंप में। तो भूकंप सबसे अर्थ होता है भू सतह का कंपन, और जहां से कंपन प्रारंभ होते हैं उनको एपिसेंटर बोलते हैं या कम केंद्र बोलते हैं। कम केंद्र से तरंगे चारों ओर क्या होती है, संचरित होती है, और ये तरंगे जब कम केंद्र से भूमि की सतह की ओर ऊपर उठती है तो हमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं। भूकंप एक अत्यधिक विनाशकारी आपदा है, इससे जान माल की हानि होती है। भूकंप का मापन भूकंप मापी के द्वारा किया जाता है, और भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर प्रदर्शित किया जाता है।
यदि भूकंप 4 इकाई तक के हैं तो इनको आप हल्के भूकंप भी कह सकते हो, अर्थात इनके झटके महसूस नहीं होते हैं। अगर ये 5.5 इकाई तक के हैं तो ये प्रबल भूकंप है, और अगर 6 इकाई तक के हैं तो विनाशकारी है, और अगर 7 इकाई के अधिक के भूकंप है तो सर्वनाशी है, जिनमें सब कुछ क्या हो जाता है, नष्ट। और महासागरों के तल में आने वाले भूकंप को अपन बोलते हैं सागरीय कंप। तो ये बात क्या आपको ध्यान रखना कि यदि महासागरों के तल में जो भूकंप आते हैं उनको सागरीय कंप के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अपन ने देखा कि भूकंप का संबंध भूगर्भ से होता है, और भूकंप वर्तमान में जो भूकंप का जो भूकंप के बारे में जो सिद्धांत जो व्याख्या करता है उस सिद्धांत का नाम है प्लेट विवर्तन सिद्धांत। अच्छा, अपन ने पहले पढ़ा था कि पृथ्वी के टोटल 29 विवर्तनिक प्लेटें होती है, इनमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट 6 होती है, और जो भी घटनाएं घटित होती है इन विवर्तनिक प्लेटों के किनारों पर होती है। ये विवर्तनिक प्लेटों के किनारे 3 प्रकार के हो गए, एक आपके विनाशी, और एक आपके होते हैं संरक्षित, एक आपके हो गए संतुलित। और जो इनके विनाशी जो किनारे होते हैं, इन विनाशी किनारों पर ही सर्वाधिक परिमाण के क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। पूर्वी भारत, तिब्बत और नेपाल, पूर्वी भारत, तिब्बत और नेपाल में जो भूकंप आने का जो कारण जो माना गया है वो प्लेटों का टकराव माना गया है, अर्थात जब ये प्लेटें आपस में जब टकराती है तो इससे भूकंप आते हैं। पूर्वी भारत, इसके अलावा आपके नेपाल, तिब्बत आदि के अंदर। अब प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट के ऊपर अपन अध्ययन करेंगे, 3rd नंबर के ऊपर अपन अध्ययन करेंगे सुनामी। अगली आर्थिक विवर्तनिक शक्ति आपकी आती है सुनामी, तो 3rd पॉइंट अपना होगा सुनामी। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए ये शब्द नया है कि ये सुनामी क्या होती है, सुनामी के क्या दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अपन देखते हैं कि जो बड़े बड़े जो महासागर जो समुद्र जो होते हैं इनमें उच्च ऊर्जा वाली ऊंची ऊंची लहरें उठती है। इन उच्च ऊर्जा वाली लहरों को बताओ किसके नाम से जाना जाता है, तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। अर्थात समुद्र तल के अंदर जो उच्च ऊर्जा वाली जो लहरें जो ऊपर की ओर होती है वो क्या होती है, सुनामी होती है। अब सुनामी आने का कारण, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सुनामी आने का कारण क्या है, तो सुनामी आने का कारण यह है समुद्र तल में आया 7 इकाई से अधिक का भूकंप। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है कि सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है। अपन ने देखा कि भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने के ऊपर मापा जाता है। यदि महासागर के तल में या समुद्रों के तल में यदि 7 इकाई से अधिक का भूकंप आता है तो इससे उच्च ऊर्जा वाली लहरें ऊपर की ओर उड़ती है, इन लहरों को हम सुनामी कहते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है भूसागरीय लहर, भूसागरीय लहर। तो सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भूसागरीय लहर से होता है, अर्थात समुद्रों में उठने वाली बड़ी बड़ी उच्च ऊर्जा युक्त क्या हो गई, लहरें हो गई। अब प्यारे विद्यार्थियों, सुनामी अपने उत्पत्ति केंद्र से, माना कि ये कोई तट है, ये तट या किनारा है और ये गहरा समुद्र है। सुनामी अपने उत्पत्ति केंद्र से 2 दिशाओं की ओर चलती है, एक तो चलती है गहरे समुद्र की ओर और एक चलती है किसकी ओर, तट या किनारे की ओर। अर्थात सुनामी अपने उत्पत्ति केंद्र से 2 अलग-अलग दिशाओं में चलती है, एक गहरे समुद्र की ओर और एक किसकी ओर, तट की ओर। तो जो तट की ओर जो आने वाली सुनामी है ये सबसे ज्यादा विनाश लाती है, क्योंकि इसमें मलबा होता है और ये मलबा आके तट से जब टकराता है तो इससे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य की बस्ती, आवास आदि का हानि होती है। जब सुनामियां आती है तो ये बड़े बड़े पेड़ पौधों को क्या कर देती है, धराशायी कर देती है, इससे जीवन अस्त व्यस्त होता है, इससे कृषि पैदावार को हानि पहुंचती है। अब प्रारंभ में प्यारे विद्यार्थियों, सुनामी की सूचना देने के सही साधन नहीं थे, सुनामी की सूचना देने के इतने साधन नहीं थे क्योंकि पहले संचार व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं थी। लेकिन आज वर्तमान में संचार व्यवस्था के सुदृढ़ होने से, वैज्ञानिक उपकरणों के विकास से आज सुनामी आने से पहले ही उसकी सूचना दे दी जाती है। अब प्यारे विद्यार्थियों,
सुनामी आने की पहले, जैसे किस महासागर में कब सुनामी आएगी, कितने टाइम पे आएगी, कब ये तट से टकराएगी, उससे पहले ही उस स्थान पर स्थित लोगों को वहां से हटा दिया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे आपको एक नोट आपको ध्यान रखना है। भारत के समुद्र विज्ञान संस्थान, समुद्र विज्ञान संस्थान, भारत के समुद्र विज्ञान संस्थान ने गुजरात के धोलावीरा में, गुजरात के धोलावीरा में भारत के राष्ट्रीय कह दो, ये तो राष्ट्रीय है, भारत के या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने गुजरात के धोलावीरा में बहुत पुराना बंदरगाह खोज निकाला है। जब इस बंदरगाह का अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि आज से 1500 वर्ष पहले ऐसा ही कोई समुद्री तूफान या सुनामी आने के कारण ये भूमि के नीचे क्या हो गया था, दब गया था। तो भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने गुजरात के धोलावीरा में बहुत प्राचीन बंदरगाह ढूंढ निकाला, जो आज से 1500 वर्ष पूर्व इसी तरीके के समुद्री तूफान में या सुनामी के अंदर क्या हो गया था, भूमि के नीचे दब गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है भूसागरीय लहर से, और सुनामी आने का क्या कारण है, समुद्र तल में आया 7 इकाई से अधिक का भूकंप है, जिससे समुद्र में उच्च ऊर्जा वाली लहरें ऊपर की ओर उठती है और ये लहरें मनुष्य के जीवन को हानि पहुंचाती है। अपनी उत्पत्ति केंद्र से सुनामी 2 दिशाओं में चलती है, एक गहरे समुद्र की ओर, दूसरी तट की ओर। जो सबसे ज्यादा जो हानि लाती है वो तट की ओर चलने वाली सुनामी लाती है, क्योंकि इससे जान माल की हानि होती है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम और चौथी जो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां हैं उसका नाम अपन को पता है सृजनात्मक एवं प्राकृतिक बल, सृजनात्मक एवं प्राकृतिक बल। तो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में सबसे पहले अपन ने अध्ययन किया था किसका, ज्वालामुखी का, उसके बाद अपन ने भूकंप का अध्ययन किया, इसके बाद अपन ने सुनामी का अध्ययन किया। अब नंबर 4 के ऊपर पढ़ेंगे सृजनात्मक एवं प्राकृतिक बल। तो प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी की सतह पर शक्तियों के 2 समूह काम करते हैं। शक्तियों का पहला समूह नए रूपों जैसे पर्वत आदि का निर्माण करता है। जैसे मान लो कि पृथ्वी की सतह पे कोई नई संरचना, जैसे काफी दिनों बाद एक पहाड़ या एक भूभाग ऊपर उठ गया और वो क्या हो गया, पर्वत हो गया धीरे धीरे, या कोई पठार बन गया। तो शक्तियों का एक समूह तो पृथ्वी के ऊपर नए रूपों जैसे पर्वत आदि का निर्माण करता है, जिससे तो अपन सृजनात्मक प्राकृतिक बल कहते हैं, सृजन करेगा। देखो नाम से पता चलता है सृजनात्मक मतलब नए रूपों का सर्जन करेगा, निर्माण करेगा। और जो सृजनात्मक एवं जो विनाशक है, ये विनाशक क्या करेगा, इन नए स्वरूपों को क्या करेगा, नष्ट करेगा। अर्थात 2 शक्तियों का समूह कार्य करता है। उसमें पहला समूह पृथ्वी पर नए रूपों या स्वरूपों जैसे पर्वत आदि का निर्माण करता है,